उस वक्त जो रजिस्टर अरविंद साहब के सामने पड़ा हुआ था, इस पर लाखों का रुपए का हिसाब किताब लिखा हुआ था। अरविंद साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने ही टेबल पर वो रजिस्टर खुला पड़ा था। उनके बिल्कुल साइड में दो नौकर खड़े थे। दोनों नौकरों पर एक नज़र डालने के बाद अरविंद साहब ने इस रजिस्टर को देखा और फिर माथे पर बल डालकर कहने लगे, जाओ जाकर जितेंद्र सेठ से बोलो, अगर अपना सामान चाहता है तो पहले 10 लाख की पूरी रकम यहाँ मेरे हाथ पर आकर रखे। जल्द से जल्द मेरे अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफ़र करवाए, वरना उसका बाकी का सामान हमारे गोदाम में ही जब्त कर लिया जाएगा और उससे किसी भी तरह का सामान वापस नहीं किया जाएगा। सामने खड़ा नौकर उसी समय जितेंद्र सेठ को कॉल लगाने लगा, मगर जितेंद्र सेठ कहने लगा कि मैं पूरा सामान मिलने के बाद ही पैसे दूंगा। अरविंद साहब का यही उसूल था। वो जिसको भी अपनी फैक्ट्री में बनाया गया सामान देते, सबसे पहले पूरा पैसा एडवांस में लेते थे, उसके बाद ही सामान उन तक पहुंचाया करते थे। होलसेल पर न सिर्फ वो प्लास्टिक और रबड़ की फैक्ट्री के मालिक थे, बल्कि उनकी फैक्ट्रियों में और भी बहुत सी चीज़ें बनाई जाती थी, जिससे वो लाखों तो चुटकियों में कमा लिया करते थे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि अरविंद साहब इतने बड़े बंगले में रहा करते थे, किसी चीज़ की कोई कमी न थी, सब कुछ उनके हाथ में था। नौकर चाकर सब आगे पीछे घूमने वाले थे, मगर अरविंद साहब का बेटा जिस हालत और गरीबी में रहता था, अगर कोई देख लेता तो उसे यकीन ही ना आता कि अरविंद साहब का इकलौता बेटा भी हो सकता है। आज भी गर्मी और चिलचिलाती धूप थी जब अरविंद साहब का इकलौता बेटा भूपेंद्र हाथ से रेड़ी को धकेलते हुए सड़क पर जा रहा था। गर्मी बहुत थी, पैरों में जूते भी नहीं थे, क्योंकि कल ही घर जाते हुए उसका जूता ठोकर खाने से टूट गया था। पहनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा था, क्योंकि इससे पहले भी वो कितनी बार उन जूतों की तार से सिलाई कर चुका था। आज वो नंगे पैर ही निकला था। दिल ही दिल में अपने बाप अरविंद को कोस रहा था कि बाप तो शहर जाकर हमें भूल ही जाता है, ये भी याद नहीं रहता कि कोई पैसा भी घर भेजना है। कितने महीने हो गए हैं, बाप ने पलटकर कभी मुझे देखा नहीं। मैं जिंदा भी हूँ या मर गया, काश उन्हें मेरा थोड़ा सा भी एहसास होता तो कितना अच्छा होता। वो रेड़ी पर आवाज करता गली गली घूम रहा था। कोई इक्का दुक्का ही औरत उसे सब्जी खरीद रही थी, वरना बाकी तो उसकी सब्जी में 100 कीड़े निकालते और उसे बासी कहकर कम कीमत लगाकर वहां से जा रही थी। उसे तो ठीक से कोई फायदा भी नहीं हो रहा था, उल्टा जितने की वो सब्जी ली थी वही पैसा लौटकर जेब में नहीं आ रहा था। हाथ में पैसे लिए घर गया तो माँ खांसते हुए इस इंतजार में बैठी थी कि बेटा खांसी की दवा लेकर आएगा। लेकिन बेटा भी क्या करता, खामोशी से जाकर माँ के सामने बैठ गया और सर झटक कर कहने लगा कि माँ, मुझे तो लगता है कि पिताजी ने शहर में कोई दूसरी शादी कर ली होगी। चाचा जब शहर गए थे तो कह रहे थे कि पिताजी वहाँ पर बहुत बड़े बंगले में रहते हैं। पिता ने महल जैसा घर बना लिया है, उनके तो नौकरों के भी बड़े ही ठाट बाट हैं। लेकिन ना जाने क्यों पिताजी हमें भूल बैठे हैं। वो तो शायद मुझे अपनी औलाद समझते ही नहीं, ना ही आपको अपनी पत्नी, वरना कौन बाप है जो अपनी औलाद को ऐसे छोड़कर जाता है। भूपेंद्र इसी तरह की बातें कर रहा था जब सावित्री उठकर बेटे के पास आई और कहने लगी कि बेटा, यहाँ से शहर बहुत दूर है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि जाकर तुम्हारे पिताजी का कुछ पता ही कर सके। बस इसी आस पर जी रही हूँ कि तुम्हें तुम्हारे कदमों पर खड़ा कर जाऊं। मेरे पास इतनी रकम भी नहीं है कि तुम्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा दिलवा सकूं, और कमबख्त ये सब्जी भी पड़ी पड़ी बासी हो जाती है, मगर बिकती ही नहीं। यूं ही इन दोनों की जिंदगी चल रही थी। सूखी रोटी और चटनी से ही दोनों माँ बेटा गुजारा कर रहे थे। वहीं शहर में ठाट बाट रहता ऐश करने वाला अरविंद, हर कोई जिसकी बहुत इज्जत किया करता था, उसे भूले बिछड़े ही सही, मगर आज अपनी पत्नी और बेटे की याद आ ही चुकी थी। उस दिन वो गांव में आया था। जैसे ही गांव में अरविंद साहब की बड़ी सी गाड़ी दाखिल हुई तो पूरे गांव में एक शोर सा मच चुका था। छोटे छोटे बच्चे शोर मचाकर गाड़ी के साथ भागने लगे थे। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर भूपेंद्र भी हैरान हुआ था। वो वहीं पर उसी रास्ते में ही सब्जी की रेड़ी को धक्का लगाते हुए जा रहा था। इतनी बड़ी गाड़ी को देखकर उसकी नजरों में ललक थी। कहने लगा कि एक दिन मैं भी इस गाड़ी में बैठूंगा, कितनी बड़ी गाड़ी है, बाप रे बाप। वह ऐसा कहकर उस गाड़ी को ही देख रहा था कि जब गाड़ी उसके घर के पास जाकर रुक गई, जैसे ही गाड़ी की खिड़की खुली और जो इंसान उतरा उसे देखकर तो जैसे भूपेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि गाड़ी से भूपेंद्र का बाप उतरा था। अरविंद साहब ने एक नजर आसपास बच्चों पर डाली और फिर बड़े ही गरजदार लहजे में उन्हें डांट कर कहने लगे, चल भाग, क्या जिंदगी में पहले कभी कोई गाड़ी नहीं देखी? दूर हट जाओ इस गाड़ी से, अगर एक भी खरोच आई ना तो तुम लोगों के घर बेचकर मैं पैसा वसूल करूंगा। बच्चे सहमकर दूर हटकर उस चमकीली सी काली रंग की कार को देखने लगे थे। भूपेंद्र तो अपने बाप को देख रहा था। कितने ही महीनों बाद वो अपने बाप को देख रहा था। उसे तो लग ही नहीं रहा था कि ये उसका बाप है। वो धीरे धीरे चलता रेड़ी भी वहीं पर छोड़कर घर आया था। बाप की ठाट बाट देखकर तो जैसे उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। वो जाकर फौरन अपने पिता से लिपट गया। लिपट कर कहने लगा कि पिताजी, आप आ गए, आप कहाँ चले गए थे?
आप तो शायद हमें भूल ही चुके थे। और ये गाड़ी किसकी है? क्या आप ये गाड़ी मेरे लिए लाए हैं? भूपेंद्र तो जैसे ही भूल ही चुका था कि उसके बाप ने उसके साथ और उसकी माँ के साथ इतने महीनों से क्या किया था। वो फौरन गाड़ी के दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे खोलकर अंदर बैठने ही लगा था कि तभी अरविंद साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? किसकी परमिशन से तुम इस गाड़ी में बैठने लगे हो? अरे अपनी औकात देखो, खबरदार जो तुमने इस गाड़ी को छूने की भी कोशिश की तो हाथ काट कर रख दूंगा। सबके सामने भूपेंद्र की बेइज्जती हो चुकी थी। उसका बाप उसे हाथ से पकड़कर घर के अंदर लाया। उसे समझा रहा था कि जो चीज तुम्हारी ना हो उसे छूने की कोशिश भी मत किया करो, समझे? ये परवरिश की है क्या तुम्हारी माँ ने? इतने महीनों बाद अपने पति को सामने देखकर भले सावित्री नाराज थी, मगर पति को देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। शिकायत भरे स्वर में कहने लगी कि आप कहाँ रह गए थे? आपको पता नहीं है कि गांव में आपकी पत्नी और एक लड़का भी है? गरीबी में डूबे हुए हम लोग इस कदर परेशान हो गए थे कि तुम्हारा लड़का स्कूल छोड़कर रेडी चला रहा था ताकि अपना और मेरा पेट भर सके। ये बात अरविंद साहब ने सुनी थी। गहरी सांस लेकर के रह गए। कहने लगे कि अब मैं आ गया हूँ। शिकायतों का पिटारा लेकर बैठने की क्या जरूरत है? एक उचाट सी नजर अपने ही घर पर डालकर वो एक तरफ कुर्सी पर बैठ चुके थे। फिर अपनी जेब से 50,000 निकालकर सावित्री के हाथ पर रख दिए। कहने लगे, ये लो, ऐश करो दोनों माँ बेटा, लेकिन हाँ, ये ना हो कि खुले पैसे देखकर तुम दोनों ही बिगड़ जाओ रोज बाहर का खाना खाकर। ये पैसे हफ्तों में ही खत्म ना करना और कोई फिजूल खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा जब आऊंगा तो फिर से पैसे दे जाऊंगा। इतना कहकर वो कुर्सी से उठ चुका था। पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। सावित्री तो अपने पति को देखने के लिए, उससे बात करने के लिए तरस चुकी थी। भूपेंद्र भी एक तरफ खड़ा अपने बाप को प्यार से तरस रहा था, देख रहा था, लेकिन अरविंद साहब ने दोनों को अपने सामने कुछ ने समझा ही नहीं था। जाने से पहले जेब से 10,000 और निकालकर अपनी पत्नी के हाथ पर रखे और कहने लगा कि इसे कुछ पढ़ाओ लिखाओ, स्कूल में डाल देना। मैं नहीं चाहता कि ये गलियों में आवारा भटकता हुआ फिरे। इतना कहने के बाद अरविंद साहब ये कहकर चले गए कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, इतना वक्त नहीं है जो यहाँ पर बैठकर बात करूँ। वो बड़ी सी गाड़ी अरविंद साहब लेकर वहां से जा चुके थे, जबकि दरवाजे पर खड़े भूपेंद्र और सावित्री उसे जाता हुआ देखते ही रह गए। पति के जाने का सदमा ऐसा हुआ कि सावित्री तो बिस्तर से जा लगी। जो भी पैसे आए थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक रात सावित्री ऐसी सोई कि दोबारा उठ न सकी। जब तक अरविंद साहब तक खबर पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। वो अंतिम संस्कार के वक्त ही पहुंचे थे। पत्नी को एक नजर भरकर देखा था, फिर आंख से आंसू टपकाए और अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया के बाद घर आए थे। घर आकर बेटे को अपने साथ लिया और शहर चले गए, जहां अपनी माँ के जाने का दुख भूपेंद्र को था। इसी के साथ ही अपने पिताजी के साथ शहर में आने की खुशी भी थी। भूपेंद्र अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में कई तरह के सपने सजाने लगा था कि वो अपने पिताजी के साथ बड़े घर में रहेगा, अपने पिताजी की हर बात मानेगा, बड़े स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जैसे ही नीचे उतरने का सोचा तो अगले ही पल अरविंद साहब ने उसे रोक दिया। कहने लगे कि तुम कहाँ उतर रहे हो? गाड़ी में ही बैठो, मैं अंदर से चक्कर लगा कर आता हूँ। डर कर भूपेंद्र वहीं पर बैठा रह गया। उसने पिताजी के साथ बहुत ही कम बात की थी। वो घर इतना बड़ा था कि अपनी नजरों से ही देखकर वो जैसे थक चुका था। मन में खुशी से लड्डू फूट रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका बाप वापस आया और गाड़ी चलवा दी। कहने लगा कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम इस घर को गंदा कर दोगे। भूपेंद्र तो इतना जितना हैरान होता कम था। कहने लगा कि पिताजी, आप भी तो यहीं पर रहते हैं, ये आपका घर है, क्या आप मुझे कहीं और रखेंगे? अरविंद ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो इसी कॉलोनी के आखिर में एक छोटे से घर में उसे ले आया था, जहाँ पर 2 कमरे थे, एक किचन था, छोटा सा आंगन था। वो घर मुश्किल से 40 गज पर बना हुआ था। ये देखकर भूपेंद्र उदासी से बाप को देखने लगा। कहने लगा कि पिताजी, क्या आप मेरे साथ यहीं रहेंगे? अरविंद उसे वहीं पर छोड़कर जा चुका था। कुछ ही देर बाद वहां पर एक बूढ़ी सी औरत आ गई थी। कहने लगी कि यहाँ मुझे बड़े साहब ने भेजा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर नौकर का बेटा रहने के लिए आया है और मैं यहाँ पर उसकी थोड़ी खातिर कर दिया करूँ, उसके कामकाज कर दिया करूँ। इस औरत की बात सुनकर तो भूपेंद्र के दिमाग पर बम फट गया था। वो एक तरफ बैठकर रोने लगा, अपनी माँ को याद करने लगा। उसके पिताजी ने तो जैसे बिल्कुल ही उसे पराया कर दिया था। भूपेंद्र को अभी लगने लगा था कि शायद वो अरविंद साहब का असली बेटा है ही नहीं। दुनिया में बड़े ही बुरे बाप होंगे, मगर जैसा अरविंद था ऐसा तो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, महीना जेब खर्च भूपेंद्र को मिलने लगा था। पास होते हुए भी अरविंद कभी कभार अपने बेटे से मिल लिया करता था, वरना कभी गाड़ी में बैठकर वो कहीं जा रहा होता तो कभी आ रहा होता। ज्यादातर वक्त उसका दूसरे शहरों में गुजर जाया करता। बेटे के पास बैठकर तो बात करने को उसके पास समय ही ना था। यूं ही करते करते कई साल बीत गए और अरविंद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। पैरों पर क्या खड़ा हुआ था, बल्कि यूं कहिए कि पहले तो अरविंद साहब ने पॉकेट मनी भूपेंद्र के लिए रखी हुई थी।
बजाय उसका एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाने के उसके सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, जहाँ पर पढ़ाई बस नाम की ही थी। बाप की इतनी धन दौलत देखने के बाद भी एक छोटे से घर में रहना और फिर माँ के जाने के बाद बाप की मोहब्बत ना पाकर पढ़ाई से दिल बिल्कुल ही उचाट सा हो गया था। भले स्कूल जाता था मगर पढ़ाई में कुछ खास न था। 2 साल तक लगातार फेल हुआ तो अरविंद ने भी अपने बेटे की पढ़ाई छुड़वा दी और साफ साफ कह दिया कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर मेहनत मजदूरी ही करोगे। एक दिन तो भूपेंद्र भी फट पड़ा था, कहने लगा कि मैं आपका बेटा हूँ, आखिर ये धन दौलत आपको किसके लिए कमा कर रखनी है? क्या आपने दूसरी शादी कर रखी है? उनसे बच्चे हैं, उन्हें आप दे रहे हैं। मेरे साथ आप जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं ना, कोई अपने नौकर के बेटों के साथ भी नहीं करता। आपका बेटा किस तरह की परेशानियों से गुजर रहा है, आपको इन सब की परवाह नहीं है। आप अपने महल जैसे घर में आराम करें और मुझे यहाँ पर इस कोठरी में रखा हुआ है। अरविंद साहब ने इतना सुना तो झन्नाटेदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर मार दिया, कहने लगा कि बाप से जुबान चलाता है। मुफ्त में तुझे हजारों रुपए महीने में पकड़ा जाता हूँ, ठीक था कि तुझे गांव में ही छोड़ आता, जहाँ पर तू रेडी पर सब्जियां बेचा करता था। तेरे पैर में चप्पल तक नहीं होती थी। तू भी स्वार्थी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। भूपेंद्र तो बस चुप हो चुका था। उसने सोच लिया था कि बस बाप जो पैसा देता है वो भी नहीं लेगा, बल्कि अपने पैरों पर खुद खड़ा होगा। उसने जैसे तैसे उधार लेकर वहीं शहर में एक दुकान खोल ली थी। छोटी सी दुकान थी, उसी मोहल्ले में बनाई थी जहाँ पर वो रहता था। वहाँ पर जो भी बिक्री होती उसे की मुनाफे से अरविंद अपना घर चलाने लगा। उसने बाप से जैसे बिल्कुल ही रिश्ता खत्म कर लिया था और फिर शादी भी मोहल्ले की ही एक सीधी सादी अपने जैसे ही लड़की से कर ली थी। वो भी गरीब घर से संबंध रखती थी, इसलिए उसे अरविंद के छोटे से घर से और कम आमदनी से कोई दिक्कत नहीं थी। शादी को कुछ दिन हुए थे जब अचानक से दरवाजा खुला तो अरविंद साहब घर में दाखिल हुए थे। वो आज भी वैसे के वैसे ही थे। हफ्तों बाद अपने बेटे के घर चक्कर लगा रहे थे। उसके घर में एक लड़की को देखकर उससे कहने लगे कि ये तुम किसको अपने घर में लेकर आए हो, बताओ, वरना अभी तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर देता हूँ। थोड़ा बहुत बाप का डर और इज्जत जो अरविंद के दिल में थी वो भी वक्त के साथ खत्म हो चुकी थी। आज तक अरविंद ने भूपेंद्र को अपना बेटा समझा ही नहीं था, तो भला वो क्यों अपने बाप को अपना बाप समझता। उसने अपनी पत्नी को कमरे में जाने का कहा और खुद अपने बाप के सामने आकर कहने लगा कि मैंने शादी कर ली है, आरती मेरी पत्नी है। अरविंद साहब की आंखें हैरत से फैली थीं। अगले पल झनाटेदार थप्पड़ बेटे के मुंह पर मार कर कहने लगा ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो मैं एक अच्छी लड़की से करवाना चाहता था, ये किस लड़की से तुमने शादी कर ली है? मगर इस बार भूपेंद्र भी फट पड़ा, कहने लगा कि ना ही मैं आपका बेटा हूँ, ना ही आप मेरे बाप। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं। जहाँ कर ऐश करें अपने उस महल जैसे घर में, जहाँ पर आपके नौकर भी मुझसे अच्छा खाना खाते हैं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें और दोबारा यहाँ पर पैर भी मत रखिएगा। मैं जैसे भी खानी पड़ी खा लूंगा, लेकिन कभी आपसे 1 रुपया तक नहीं लूंगा। अरविंद भी अपने बेटे से लड़ता हुआ वहां से निकल आया था, जबकि भूपेंद्र की पत्नी तो आंखें झपकाना ही भूल चुकी थी जब उसे पता चला कि कितने बड़े कारोबारी आदमी का भूपेंद्र बेटा है। बहरहाल इसके बाद दोबारा अरविंद वहां पर नहीं आया। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। खास प्रॉफिट तो नहीं हो रहा था कि जब एक दिन एक नोटिस अरविंद साहब के नौकर के हाथ भूपेंद्र को मिला। उसमें लिखा था कि मेरा महीने का खर्च मेरे हाथ पर हर महीने आकर रख दिया करो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपनी कमाई में से एक हिस्सा मुझे भी दो। जब ये बात भूपेंद्र ने पढ़ी तो वो कितनी बार अपनी आंखें मीच कर दोबारा खोलने लगा। कहने लगा कि मेरा बाप करोड़ की जायदाद का मालिक है, भला उसे मेरे किराने की दुकान से मिलने वाले कुछ हजार रुपए की क्या जरूरत पड़ गई। उसने इस नोटिस को सरसरी सा लिया था, मगर अगले दिन अरविंद साहब उसके घर पर पहुंच चुके थे। कहने लगे कि तुमने अभी तक मेरा खर्चा नहीं भेजा। मेरे भी शौक है, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मेरे खर्चे उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चुपचाप मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करो और मुझे यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगता। भूपेंद्र ने देने से मना कर दिया। कहने लगा कि आपने हमें तरसा तरसा कर रखा है। मेरी माँ की याद में घुल घुल कर इस दुनिया से चली गई और आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 1 रुपया तक नहीं है। जाइए अपनी करोड़ों की जायदाद पर ऐश कीजिए। जब आखिरी नोटिस के बाद भी भूपेंद्र ने 1 रुपया भी बाप के हाथ पर न रखा तो बाकायदा उसे कोर्ट की तरफ से नोटिस मिला था। अरविंद साहब ने तो कोर्ट में केस दर्ज करवा दिया कि मेरा बेटा मुझे अपनी कमाई से खर्चा नहीं देता। भूपेंद्र का तो दिल किया कि वो अपनी जान ही दे दे। वो इस कदर जज्बाती हुआ कि पत्नी से बोला कि तुम वापस अपने मायके चली जाओ, तुम्हारा मेरे साथ यहीं तक था। मैं अपनी जान देकर अपने दुख अभी खत्म कर लूंगा। लेकिन इन्हीं दिनों उसे ये पता चला कि वो बाप बनने वाला है, तो वो बिल्कुल ही फंस कर रह चुका था। कोर्ट में जज वकील सभी तो हैरान थे कि आखिर अरविंद साहब जैसे अमीर इतने बड़े आदमी को भला अपने बेटे से खर्च की क्या जरूरत पड़ गई। हैरत तब हुई जब उन्हें यह खबर मिली कि उनके बेटे की मोहल्ले में एक छोटी सी किराने की दुकान है।
बहरहाल फैसला कोर्ट के ऊपर था, इसलिए फैसला सुना दिया कि महीना खर्च और बाप का इलाज सब कुछ करवाना एक बेटे पर फर्ज है और वो अपना हर फर्ज अरविंद साहब के लिए निभाएगा। अरविंद साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, जबकि जज थोड़ा बहुत हैरान था। पहले ही महीना बहुत कम रुपए बेचते थे। भूपेंद्र तो सोचकर परेशान हो गया कि अभी तो पत्नी है, जब बच्चा भी आने वाला है तो वो कैसे सबके खर्चे उठाता फिरेगा। वो यही सोच रहा था कि जब जज ने बाकी लोगों के जाने के बाद अरविंद साहब से सवाल कर ही लिया। भूपेंद्र भी वहीं पर मौजूद था। जज साहब कहने लगे कि बुरा मत माने अरविंद साहब, लेकिन आप तो करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं, आपको तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने तो शायद अपने बेटे के साथ भी रिश्ते ठीक नहीं रखे, तभी तो वो किराए की दुकान चला रहा है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप अपने बेटे से छोटी सी दुकान से भी पैसे वसूल कर रहे हैं? इस बात पर अरविंद साहब ने गहरी सांस ली और जो राज बताया उसे तो जैसे भूपेंद्र की सोच को ही बदल दिया था। अरविंद साहब ने गहरी सांस ली और कहने लगे कि ये सब मैं कुछ आपको घर चलकर बताऊंगा। अरविंद ने वहां पर बैठे हुए वकील को भी अपने साथ आने का कहा और फिर जज और अपने बेटे को भी अपने उस आलिशान बंगले में लेकर आ गया। सभी मौजूद थे, अरविंद साहब के साथ वकील और कुछ गवाह भी थे। भूपेंद्र को तो लगा था कि शायद बाप सारी जायदाद उसके नाम करने वाला है, इस जायदाद का मालिक वो बनने वाला है, उसके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। नौकर ने गाड़ी का दरवाजा खोला। एक नौजवान निकलकर बाहर आया। नौजवान को देखकर फौरन अरविंद साहब ने अपने कंधे पर रखा हुआ रुमाल उतारा और बड़े ही आदर के साथ उस लड़के के पास आकर पहले उसे नमस्ते किया और फिर उसके बगल खड़े हो गए। ये लड़का कौन था? भूपेंद्र नहीं जानता था। फिर अरविंद साहब उस लड़के को वहां पर लेकर आए और सभी लोगों के सामने उसे एक फाइल थमाई और कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करवाए। फिर वहां की ये सारी जायदाद इस लड़के के नाम है। भूपेंद्र को तो बिल्कुल यकीन हो चुका था कि बाप ने उसे यहाँ पर जलील करने के लिए बुलाया है, क्योंकि ये जायदाद इस लड़के की थी। जरूर ये अरविंद साहब का दूसरा बेटा था। मगर एन उसी वक्त अरविंद साहब कहने लगे कि ये जायदाद मेरे मालिक की थी, जिनके यहाँ मैं ड्राइविंग करता था। वो मेरे साथ अक्सर घरेलू मामलों को डिस्कस कर लिया करते थे। एक दिन उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि बस आखिरी वक्त आ चुका था। उस वक्त मैं ही उनका वफादार नौकर उनके पास था। दरअसल उनका बेटा कुछ अरसा पहले अपनी पत्नी के साथ अमेरिका शिफ्ट हो चुका था और फिर वहीं का होकर रह गया। सिर्फ एक उनका पोता ही था जो उनको याद रखे हुए था और दूसरे देश में होने के बाद भी अपने दादा को नहीं भूला था। अरविंद साहब के मालिक का बेटा तो उनसे हर रिश्ता और हर संबंध तोड़ चुका था, मगर उनका पोता आज भी उनसे मोहब्बत करता था। इसलिए जब वो मरने लगे तो अपनी वसीयत में ये कह गए कि अमानत के तौर पर इस जायदाद को अरविंद साहब संभालेंगे, क्योंकि उनके साथ काम करते हुए वो ये सब कुछ सीख चुके थे। जैसे ही कई सालों बाद मेरा पोता वापस आएगा, ये सब कुछ उसके हवाले कर दिया जाएगा। इस करोड़ों की जायदाद के मालिक होने के बावजूद एक रुपया भी अरविंद साहब ने जायदाद से नहीं लिया था, बल्कि अभी तक वो इन करोड़ों रुपए में से सिर्फ महीना 15,000 ही निकाल कर अपनी जेब में रखते थे, जो कि उनके मालिक उन्हें अपनी जिंदगी में दिया करते थे। उस लड़के ने वो सारी जायदाद अपने पास रख तो ली थी, लेकिन फिर अपनी जायदाद में से उसने अरविंद साहब को बतौर गिफ्ट जमीन भी दी। भूपेंद्र की तो सारी सोचें ही बदल गईं। वो जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। उसे अब अपना बाप बिल्कुल ठीक लगने लगा था। वो कितने वफादार निकले थे, उनके खून में किस कदर वफा थी। सब कुछ होने के बावजूद वो एक नौकर की तरह से रह रहे थे। अपने बेटे को भी महंगी चीजों की आदत नहीं लगने दी और खुद भी तो वो अपने बेटे को मेहनत करने पर ही जोर देते रहे। भूपेंद्र गलत था, जबकि वहीं कुछ गलती अरविंद साहब से भी हुई। जायदाद में धोखा न करने के डर से और बिजनेस को संभालने में वो अपने बेटे को बिल्कुल ही अनदेखा कर गए थे। लेकिन अब यहाँ पर रहने का कोई फायदा नहीं था। वो अपने बेटे के साथ उस छोटे से घर में आकर रहने लगे और अपने बेटे और बहू के साथ जिंदगी गुजारने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।